Hi everyone, my name is Mohammad Jad Hashmi and welcome to your favorite search channel Physics by Jad Hashmi। आज हम बेसिकली जेईई एडवांस 2020 पेपर 1 फिजिक्स पेपर पर डिस्कस करने वाले हैं, है ना। सेक्शन 1 के 1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, पेपर बहुत ही आसान नहीं होगा, ठीक ठाक था लगभग, है ना। बहुत ही आसान नहीं था लेकिन ठीक ठाक था, बहुत टफ भी नहीं था। तो खैर मेरे पास पेपर है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, है ना। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अ फुटबॉल ऑफ रेडियस आर इज केप्ट ऑन अ होल ऑफ रेडियस स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर मेड ऑन अ प्लैंक केप्ट हॉरिजॉन्टली। वन एंड ऑफ द प्लैंक इज नाउ लिफ्टेड सो दैट इट्स गेट्स tilted making an angle theta from the horizontal as shown in the figure below. The maximum value of theta so that the football does not start rolling down the plane satisfied. Figure is schematic and not drawn to scale. क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बेसिकली आपको क्लास में जनरली पढ़ाया जाता है, थोड़ा सा ये अलग टाइप का क्वेश्चन दे दिया है लेकिन है वैसा ही, है ना। आपने पढ़ा है टॉपलिंग से क्वेश्चन है, रोटेशनल मोशन से। ध्यान से अगर आप देखें तो क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि ये आपका क्या है, ये इस तरीके से एक प्लैंक है जिसमें आपका एक क्या रख दिया गया, एक फुटबॉल रख दिया गया जिसका रेडियस आपको बता रहा है, इसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर, है ना, इस तरीके से। और अगर इसका रेडियस कैपिटल आर है और इसका रेडियस कम है, गोला सा काट दिया गया है, इसके इस प्लैंक में स्मॉल आर रेडियस का होल काट दिया, उस होल के अंदर डाल दिया गया, तो ये नीचे गिरेगा नहीं, नीचे नहीं गिरेगा। तो क्वेश्चन मेरा ये है, इसमें ये कहा जा रहा है कि इस प्लैंक को उठाया जा रहा है ऊपर, इस प्लैंक को ऊपर तब तक उठाया जा रहा है जब तक ये रोल ना कर जाए, मतलब ये जस्ट रोल के कंडीशन में हो, जस्ट पलटने के कंडीशन में हो, जस्ट टॉपलिंग के कंडीशन में हो, है ना जी। अच्छा जी, तो ध्यान से अगर आप देखें तो क्वेश्चन में फिगर बना के पहले से दे रखा था, मैंने तो ये समझाने के लिए इस तरीके का बनाया। तो क्वेश्चन में ये कह रखा है कि इस थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि इस थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि ये जो आपका दिख रहा है ये बॉल रोल ना करे, मतलब जस्ट रोल करने ही वाला हो। तो टॉपलिंग में सिखाया गया है कि अगर किसी बॉडी को टॉपल कराना है, अगर कोई बॉडी रखी है किस तरीके से क्यूबिकल बॉडी रखी है, तो अगर इसका mg यहां इस तरीके से लगता है और नॉर्मल इस तरीके से ऊपर लगता है, इस तरीके से अगर हम फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, फोर्स लगाते हैं तो इस तरीके से फोर्स लगाते जाते ये पलटने की कंडीशन में इस तरीके से होता है इस पॉइंट के बाद, और तब तक नहीं पलटता जब तक इसका जो mg है इसके बेस के अंदर रहता है। मतलब लाइन एक्शन ऑफ mg इफ इनसाइड द बेस, तब तक ये कभी भी बॉडी टॉपल नहीं करेगी। जैसे ही ये mg क्या करेगा, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ mg अगर हमारा क्या होगा, बेस से बाहर चला जाएगा तो ये क्या कर जाएगा, बॉडी अपने आप टॉपल कर जाएगी, फिर फोर्स लगाने की कोई जरूरत नहीं है। कहने का मतलब ये कि अगर इस तरीके का सिचुएशन हुआ कि इसका mg अभी इधर है, तो अभी ये टॉपल नहीं करेगा, जस्ट टॉपल करने की कंडीशन में है। अगर इसके थोड़ा सा और पीछे लेके आओगे तो ये टॉपल नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, हल्का सा फोर्स लगा के और धकेलना पड़ेगा। लेकिन अगर टॉपल करना है, हल्का सा इसको हिलाओ तो जैसे ही mg इसके बेस से बाहर निकल जाएगा तो क्या कर जाएगा, टॉपल कर जाएगा। तो ध्यान से अगर आप देखें उसी टाइप का क्वेश्चन यहां पर भी दे रखा है कि कह रहा है आपका कि थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि ये हमारा जो बॉल है टॉपल कर जाए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ध्यान से अगर आप देखें तो ये आपका क्या है, ये एंगल आपका कितना है, थीटा है, ये एंगल थीटा है। यहां पे नॉर्मल फोर्स इधर लगेगा, मान लेते हैं ये नॉर्मल फोर्स कितना है, N2, ये N1, और ये हम मान लेते हैं यहां पर नॉर्मल फोर्स कितना है, N1, और इसका mg किधर लगेगा, इसका mg इधर। जस्ट टॉपल करने के कंडीशन में इसका mg जो होगा इस नॉर्मल से पास होना चाहिए, इस लाइन से पास होना चाहिए, है ना। और जस्ट टॉपल के कंडीशन में ये इस नॉर्मल की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी क्योंकि जस्ट टॉपल करने ही वाला है। जस्ट टॉपल करने वाला है तो ये नॉर्मल जीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये टच कर रहा है ये छूट जाएगा। तो यहाँ पे जो नॉर्मल है ये N1 और ये जो mg है, तो इनका दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम होना चाहिए। तो इस पॉइंट के बाद ये क्या कर जाएगा, रोटेट कर जाएगा, मतलब टॉपल कर जाएगा। ठीक है जी, तो इस पॉइंट के बाद टॉपल कर जाएगा। तो जब ये टॉपल करने ही वाला होता है तो बताना है साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। आज चार ऑप्शन आपके दे रखे हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू स्मॉल r अपॉन में कैपिटल R, tan थीटा इज इक्वल टू स्मॉल r अपॉन में कैपिटल R, है ना, इस तरीके से दे रखा है। तो ध्यान से अगर आप देखें तो अभी मैंने क्या बताया कि जो इसका लाइन एक्शन होगा, लाइन एक्शन ऑफ mg, ये इस तरीके से फिगर ड्रॉ किया है। ये जो एंगल थीटा है आपका, ये कैपिटल R और ये आपका क्या है, स्मॉल r, रेडियस ऑफ द होल, है ना। तो लाइन एक्शन ऑफ mg
अगर इस पॉइंट से पास कर जाएगा, जिस पॉइंट के अबाउट वो रोटेट कर रहा है ना, तो थोड़ा सा और इसको अगर एंगल घुमाओगे तो ये लाइन एक्शन ऑफ mg इस पॉइंट को जस्ट पार करेगा, जैसे ही पार करेगा अपने आप रोल कर जाएगा। तो इसका मतलब ये इसका सीधा सीधा आंसर कितना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर कितना है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ये आपका आ गया साइन थीटा अपॉन स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। ठीक है, अच्छा जी आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ लाइट डिस्क मेड ऑफ एल्युमिनियम obviously non-magnetic material is kept horizontally and is free to rotate about its axis as shown in the figure. A strong magnet is held vertically at a point above the disc away from its axis on revolving the magnet about the axis of the disc. The disc will rotate in the direction opposite to the direction of magnet motion, rotate in the same direction as the direction magnet's motion, not rotate, टेम्परेचर विल रिमेन अनचेंज, नॉट रोटेट, इट्स टेम्परेचर विल स्लोली राइज। ये क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है बेसिकली कि एक आपका डिस्क है जो रोटेट कर सकता है लेकिन रोटेट कर नहीं रहा है, जो रोटेट कर सकता है लेकिन रोटेट नहीं कर रहा है, इट इज फ्री टू रोटेट। इस समय ये हॉरिजॉन्टल पर रखा हुआ है ना, इस एक्सिस के बाद ये रोटेट कर सकता है। एक मैग्नेट है जो कि इसके एक्सिस से दूर है, इसका नॉर्थ पोल यहां, इसका साउथ पोल यहां। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें पता है कि अगर ये क्या नाम है, ये मैग्नेट है तो यहां से एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगे तो इसके अंदर इस तरीके से जा रही होंगी। अगर इसके अंदर इस तरीके से जा रही होंगी तो थोड़ा सा अगर एरिया देखेंगे जहां पर ये मैग्नेट रखा हुआ है, उसकी थोड़े से एरिया का आप देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से पास करते हुए नीचे जा रही होगी। मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इनसाइड होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा जो वो इनसाइड होगा। तो ध्यान से अगर आप देखें, मैं इसका टॉप व्यू बना के दिखा रहा हूं आपको कि अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये आपका क्या है, ये आपका तो वो पैच है, वो क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ ये इस तरीके से जा रही है, तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अगर ये वहां पर इस तरीके से रखा होता तो इस डिस्क को कोई भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन कहा यह गया कि इसको इस तरीके से रोटेट कराया जा रहा है इसी एक्सिस के अबाउट, तो होगा क्या, इस तरीके से आप रोटेट कराएंगे तो बेसिकली मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। नंबर ऑफ लाइंस जो जा रही थी अंदर वो इस वाले एरिया में चेंज होने लगेगा। सोचो कभी यहां मैग्नेट था, फिर कुछ देर बाद यहां होगा, कुछ देर बाद यहां होगा, तो इसमें नंबर ऑफ लाइंस घटने लगी ना, ऐसे घुमाने लगे तो इसके इस एरिया में, सिर्फ इस एरिया में देखे ध्यान से, तो नंबर ऑफ लाइंस घटने लगी। मतलब अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जा रहा था घटने लगा, मतलब अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स था वो घटने लगा। तो लेंज साहब क्या कहते हैं, लेंज साहब बेसिकली कहते हैं ये कि मैं उसी का अपोज करूंगा जो हमें जो पैदा कर रहा है, जो चेंज पैदा कर रहा है ना। लेंज लॉ के हिसाब से क्या होता है, इनर्शिया का लॉ है बेसिकली, ये उसी चीज का विरोध करता है जो जिसने इसे पैदा किया है। तो ध्यान से अगर आप देखें तो जैसे ही हम क्या करेंगे, जैसे ही इसको मैग्नेट को ऐसे रोटेट कराएंगे इस तरीके से, तो मैग्नेट को अगर हम इस तरीके से रोटेट कराएंगे तो होगा क्या, ये मैग्नेट अपने अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज नहीं होने देना चाहेगा, और अगर नहीं होने देना चाहेगा तो डिस्क कहेगा मैं भी तुम्हारे साथ साथ चलूंगा, मैं भी तुम्हारे साथ साथ चल रहा हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ साथ घूमूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे अंदर, मेरे एरिया में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो, तो मैं भी घूमूंगा तुम्हारे साथ साथ, तुम जैसे जैसे जा रहे हो मैं भी वैसे वैसे जाऊंगा, तो लेंज लॉ फॉलो कर जाएगा। और अगर लेंज लॉ फॉलो कर जाएगा, इसका मतलब आपका करेक्ट आंसर क्या आ गया, करेक्ट आंसर आ गया आपका रोटेट इन द सेम डायरेक्शन एज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट्स मोशन। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है। मतलब थ्योरी बेस्ड था, कुछ इसमें बहुत ज्यादा चमत्कारी चीजें थी नहीं, है ना। तो ये चीजें हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन रोटेशनल मोशन, अगेन रोटेशनल मोशन से क्वेश्चन आ रखा है, दे रखा है आपको। तो तीसरा क्वेश्चन आपका रोटेशनल मोशन से है और थोड़ा सा टफ है, हल्का सा टफ है, लेकिन अगर आप ढंग से एनालाइज करेंगे और एनालिसिस करेंगे इस क्वेश्चन का तो आपको सिंपल लगेगा कि क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, लेकिन देखने में टफ लग रहा है। अच्छा जी, क्या क्वेश्चन कर रहा है, एक स्मॉल रोलर है, अ स्मॉल रोलर ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर हैज एन एक्सल ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर। मतलब ये आपका इस तरीके से क्या है, एक रोलर है, इसमें एक एक्सल लगा हुआ है
है ना। ये एक्सल लगा हुआ है जिसका डायमीटर हमको दे रखा है, इस वाले का डायमीटर आपको दे रखा है, डायमीटर 20 सेंटीमीटर दे रखा है, तो रेडियस कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, और इस वाले का डायमीटर 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसका रेडियस कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है जी। तो आगे क्या कह रहा है, इट इज ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर एंड अ मीटर स्केल इज पोजिशन्ड हॉरिजॉन्टली ऑन इट्स एक्सल विथ वन एज ऑफ द स्केल ऑन द टॉप ऑफ द एक्सल। द स्केल इज नाउ पुश्ड स्लोली ऑन द एक्सल सो दैट इट मूव्स विदाउट स्लिपिंग ऑन द एक्सल। ठीक है जी। तो ध्यान से अगर आप देखें तो क्वेश्चन में ये कह रखा है कि 1 मीटर स्केल है, मीटर स्केल मतलब 1 मीटर का स्केल होगा, 1 मीटर स्केल है, यहां पे इस तरीके से रख दिया गया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, यहां पे ऐसे रख दिया गया है ना, और इसको ये मूव कराया जा रहा है, इस स्केल को ये मूव करा रहा है। जब स्केल को मूव कराएगा तो पूरा पूरा एक्सल भी घूमेगा और पूरा पूरा हमारा क्या कर रहा है, रोलर मूव करेगा, क्योंकि एक्सल रोलर से ज्वाइंट है, और इस एक्सल के ऊपर ये रख के दबा के चला रहा है, और अगर दबा के चला रहा है तो पूरा सिस्टम ही मूव करेगा। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये जो मूव कर रहा है ये विदाउट स्लीपिंग मूव कर रहा है, और विदाउट स्लीपिंग का कंडीशन क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। क्या बोला, वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। तो मैंने मान लिया कि ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, और अगर ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ये रोटेट कर रहा है तो इसके बॉटमोस्ट पॉइंट पर जो रफ्तार होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0। तो मान लिया इसका सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी मैंने मान लिया v है, और अगर इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v होगी तो यहां पर इसकी रफ्तार कितनी हो गई v, और इसके जस्ट अपोजिट में ये ऐसे रोल कर रहा है तो यहां पे इसकी फिर से वेलोसिटी कितनी हो गई, r इंटू ओमेगा के कारण, है ना, सेंटर ऑफ मास के कारण। तो इस पॉइंट की रफ्तार तो v है क्योंकि आगे भी जा रहा है और घूम भी रहा है, और घूमने के कारण इसके पास रफ्तार इस वाले पॉइंट पे कितना होगा, कैपिटल R ओमेगा, है ना। कैपिटल R क्या है, कैपिटल इज द रेडियस ऑफ द रोलर, ये पूरा रेडियस है, और इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस इसका आधा है r/2, कितना बोला r/2, तो इसका रेडियस r/2 हो गया, इसका रेडियस r हो गया। ध्यान से अगर आप देखें तो v बराबर कितना हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा r इंटू ओमेगा। बहुत अच्छी बात है। ध्यान से अगर आप देखें तो कौन मूव कर रहा है, इसका ये वाला पॉइंट मूव कर रहा है, इसका ये वाला पॉइंट जहां से टच हो रहा है, ये हमारा मीटर स्केल टच हो रहा है, इसका ये वाला पॉइंट। तो मीटर स्केल की रफ्तार निकाल दो भाई, मान लेते हैं मीटर स्केल की रफ्तार कितनी है v', और अगर आप ध्यान से देखें तो इस सेंटर ऑफ मास के ऊपर वाले पॉइंट पर हमारा मीटर स्केल है, अगर ऊपर वाले पॉइंट में मीटर स्केल है तो ऊपर वाले पॉइंट की रफ्तार कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस घूमने के कारण रफ्तार, घूमने के कारण रफ्तार कितनी, r इंटू ओमेगा। लेकिन कौन सा r, छोटे वाले एक्सल का r लेंगे आप, है ना। r इंटू ओमेगा में r वो लिया जाता है जिस पॉइंट पर वो पार्टिकल हो फ्रॉम द सेंटर। इस पॉइंट की मैं निकाल रहा हूं तो सेंटर से कितने डिस्टेंस पे, r/2, तो यहां कितना लिख देंगे, r/2 इंटू ओमेगा। ध्यान से अगर आप देखें r ओमेगा की वैल्यू कितनी है v, तो यहां पे कितनी आ गई, v प्लस v/2 एंड दिस इज इक्वल टू 3v/2। तो इस वाले की रफ्तार कितना लिखी, इस वाले पॉइंट की रफ्तार आ गई 3v/2, है ना, और इस वाले की रफ्तार कितनी है, v है। फिर क्वेश्चन में क्या कह रखा है, क्वेश्चन में कह रखा है कि आफ्टर द रोलर हैज मूव्ड 50 सेंटीमीटर द पोजीशन ऑफ द स्केल विल लुक लाइक। क्वेश्चन कह रहा है अगर रोलर 50 सेंटीमीटर मूव कर जाता है तो हमारा जो ऑप्शन दे रखा है वो पोजीशन ऑफ द स्केल लुक लाइक, मतलब किस तरीके से दिख रहा होगा। तो ध्यान से अगर आप देखें तो अगर रोलर मूव करके 50 सेंटीमीटर, डिस्टेंस कवर बाय द रोलर d मतलब 50, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितनी थी रोलर की स्पीड थी v सेंटर ऑफ मास की, इंटू में टाइम कितनी है t, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो उतने ही समय में हमारा ये स्केल कितना मूव कर जाएगा ये निकाल लो, यही तो पूछ रहा है कि किस तरीके से दिखेगा वो स्केल। तो ध्यान से अगर आप देखें तो d' की वैल्यू निकालेंगे, d' बराबर स्पीड इंटू टाइम, फिर दोबारा, लेकिन अब की बार कितनी स्पीड है, अब की बार स्पीड है 3v में 2 इंटू में t, और vt की वैल्यू यहां 50 है। देन दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/2 इंटू में 50, और ये कितना हो गया 25, मतलब 75 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये कि अगर पूरा का पूरा रोलर 50 सेंटीमीटर आगे चलेगा तो हमारा जो स्केल है कितना डिस्टेंस आगे बढ़ जाएगा, 75 सेंटीमीटर। मतलब स्केल चलेगा 75 सेंटीमीटर, रोलर चलेगा 50 सेंटीमीटर, तो रोलर के रिस्पेक्ट में ये कितना चलेगा, ऊपर वाला रोलर के रिस्पेक्ट में ये हमारा स्केल चला होगा 25 सेंटीमीटर आगे। नहीं समझे मेरी बात, मैं कह रहा हूं रोलर चला 50 और स्केल चला 75, 75, रोलर चला 50, स्केल चला 75,
तो स्केल कितना आगे चला होगा, स्केल 25 सेंटीमीटर ही तो आगे चला होगा। तो इस सिचुएशन पे, उस सिचुएशन पे 25 सेंटीमीटर आगे चला होगा, तो ऑप्शन बी हमको दिख रहा है करेक्ट ऑप्शन, है ना, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से दे रखा है कि रोलर पोजीशन इस तरीके से रखा है कि ये थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया है और ये थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, इस वाले पॉइंट का मार्क दे रखा है 25 सेंटीमीटर और इस वाले पॉइंट का मार्क दे रखा है x बराबर 0, इसका मतलब 25 सेंटीमीटर ये वाला है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वाओ, कहां से दे रखा, फिर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से क्वेश्चन आ गया भाई, मैग्नेटिज्म से, है ना। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, एकदम आराम आराम से क्वेश्चन पढ़ता हूं, एनालिसिस करता हूं, डिस्कशन करता हूं, ध्यान से देखें आप। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रखा है कि सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस r एंड कैपिटल N टर्न्स हैज नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, मतलब इसका रेजिस्टेंस नहीं है जो कॉइल आपको दे रखा है। एज शोन इन द स्कीमेटिक फिगर, इफ टू एंड्स आर कनेक्टेड टू टू वायर्स एंड इट is hanging by those wires with its plane being vertical. The wires are connected to a capacitor with charge capital Q through a switch. The coil is in horizontal uniform magnetic field B naught parallel to the plane of the coil. तो कह रहा है क्वेश्चन में क्या, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये कैपेसिटर लगा दिया गया इस तरीके से, ये कैपेसिटर इस तरीके से लगा दिया गया, एक स्विच इस तरीके से लगा दिया गया और उसके बाद एक कॉइल यहां पे इस तरीके से लटकाया गया है इसके थ्रू, ये आपको कॉइल है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और इसमें क्वेश्चन में ये भी दे रखा है कि इस पर चार्ज कितना है, प्लस क्यू नॉट, और इस पर चार्ज कितना है, माइनस क्यू नॉट, है ना जी। और कहीं भी कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, यहां पर इसकी भी रेजिस्टेंस नहीं दे रखी है, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस मतलब है नहीं इसकी रेजिस्टेंस, यहां पर कॉइल के भी कोई रेजिस्टेंस आपको के बारे में कोई कुछ नहीं बोल रखा है। और कह रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से आपका एग्जिस्ट कर रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि बाय द टाइम क्या बोला, बी नॉट, व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड द कैपेसिटर गेट डिस्चार्ज थ्रू द कॉइल इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। जैसे ये क्या होता है, जैसे इसको हम बंद करते हैं, जैसे हम स्विच को बंद करते हैं तो आपको पता ही है कि स्विच को बंद करते हैं तो चार्ज कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, लेकिन इसने बोल रखा है शॉर्ट टाइम में डिस्चार्ज होता है, रेजिस्टेंस यहाँ पर नहीं दे रखा था, इसलिए इसने शॉर्ट टाइम में तुरंत बोला कि बड़ी तेजी से डिस्चार्ज जाता है। और बड़ी तेजी से अगर डिस्चार्ज जाएगा तो पूरी की पूरी करंट यहाँ से बहेगी, जानदार करंट बहेगी, शानदार करंट बहेगी, तो यहाँ से पूरी की पूरी करंट बह जाती है इस तरीके से, और ये हमारा कैपेसिटर क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। अगर ये डिस्चार्ज होने का टाइम मान लेते हैं डेल्टा टी है ना, तो टोटल चार्ज अपॉन में टोटल टाइम बराबर कितना हो जाएगा, करंट, वही करंट बहेगा, और उस करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, उस करंट की वैल्यू आपके पास आ गई क्यू अपॉन में डेल्टा टी। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। ये क्वेश्चन नंबर 1, ये बात तो समझ में आ गई कि हाँ करंट आ जाएगा भाई, करंट आ जाएगा इतने टाइम में। तो बाय द टाइम कैपेसिटर इज डिस्चार्ज फुली द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम गेन्ड बाय द कॉइल, एंगुलर मोमेंटम। तो क्वेश्चन ये कर रहा है कि एंगुलर मोमेंटम कितना गेन करेगा, पहले देखते हैं कि एंगुलर मोमेंटम गेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि ऐसे ही बोल रखा है ना। आइए देखते हैं। तो करंट बहा, जैसे ही करंट बहेगा आई, जैसे ही करंट बहेगा आई, तो इस तरीके से करंट बह रहा है, और अगर इस तरीके से करंट बह रहा है मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट बाहर की तरफ, और अगर मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा तो इस मैग्नेटिक मूवमेंट की वजह से अगर ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो इसके ऊपर टॉर्क भी आएगा। हाँ सर, अगर इसके ऊपर टॉर्क आएगा तो हमने पढ़ा है टॉर्क बराबर डेल्टा एल अपॉन में डेल्टा टी, द रेट चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज बेसिकली इंप्रेस्ड टॉर्क। सही है, पहुंच गए एंगुलर मोमेंटम तक। और अगर एंगुलर मोमेंटम तक पहुंच गया मतलब ये रोटेट करेगा भाई इस तरीके से, इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करना चाहेगा, तुरंत रोटेट करेगा, इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, चेंज होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, ये देख लेते हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट इसका निकालेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू कितना होगा, करंट इनटू में इफेक्टिव एरिया, है ना। अगर इसका नंबर ऑफ टर्न कितना है, कैपिटल एन है, तो इफेक्टिव एरिया कितना हो गया, एन इनटू में पाई आर स्क्वायर, है ना। तो कितना हो जाएगा, करंट आई हुआ इनटू में पाई आर स्क्वायर, और नंबर ऑफ टर्न इसके में कितना था, कैपिटल एन। ध्यान से अगर आप देखें तो मैग्नेटिक मोमेंट करंट आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कैपिटल क्यू, तो कितना लिख दूंगा मैं, एन पाई आर स्क्वायर कैपिटल क्यू नॉट, टोटल चार्ज कितना है, क्यू नॉट अपॉन में डेल्टा टी। ठीक है, ये मैग्नेटिक मोमेंट। अब बहुत अगर ध्यान से देखें तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन जस्ट बाहर की तरफ आएगा, आउटवर्ड नॉर्मल, और जस्ट आउटवर्ड नॉर्मल आएगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो m क्रॉस b से टॉर्क ऐसे घुमाने का,
तो इस तरीके से घूमने की कोशिश करेगा, और अगर इस तरीके से घूमने की कोशिश करेगा तो इस तरीके से घूमेगा, और अगर इस तरीके से घूमेगा तो टॉर्क आएगा, टॉर्क आएगा तो टॉर्क की वैल्यू कितनी होती है, m क्रॉस b। लेकिन दोनों मैग्नेटिक मूवमेंट और b के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो यहां पर जो टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी, सीधा सीधा मैक्सिमम टॉर्क आएगा, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, m इंटू में b। अच्छा, b नॉट मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, तो यहां पर सीधा सीधा क्या करेंगे, b नॉट का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां पे आ जाएगा n पाई r स्क्वायर q नॉट अपॉन डेल्टा t इंटू में कितना आ जाएगा, b नॉट। अच्छा जी, यहां पे इस तरीके से टॉर्क आ गया, और अगर ये इस तरीके से टॉर्क आ गया तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए टाउ बराबर क्या रख दीजिए, डेल्टा एल अपॉन में डेल्टा टी। गेन्ड एंगुलर मोमेंटम आपके पास आ गया। तो ध्यान से अगर आप देखें गेन्ड एंगुलर मोमेंटम के लिए, तो डेल्टा एल अपॉन में डेल्टा टी लिखेंगे इस टाउ की जगह पर, तो ये कितना हो जाएगा, एन पाई आर स्क्वायर बी नॉट क्यू नॉट अपॉन में डेल्टा टी चला गया, डेल्टा एल इज इक्वल टू एन पाई आर स्क्वायर बी नॉट क्यू नॉट। ये आपके पास आंसर। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है भाई, सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है जी, सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाँ, रे ऑप्टिक्स, वे ऑप्टिक्स बेसिकली, ऑब्वियसली वेव ऑप्टिक्स से क्वेश्चन पूछ रहा है, वेव फ्रंट का क्वेश्चन पूछ रखा है आपसे, है ना। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है ना। कुछ लोग को टफ लग सकता है कि नहीं मेरे से तो बना ही नहीं, लेकिन कुछ लोग के लिए तो बहुत आसान होगा, क्योंकि जनरली क्लास में हर इंस्टीट्यूट में हर जगह पढ़ाया जाता है, इसी टाइप के क्वेश्चन को बताया जाता है ना। और कई मॉड्यूल्स में भी होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो लड़का अगर देखा होगा और थोड़ा सा भी अच्छे से पढ़ा होगा, या रिवाइज मारा होगा अगर वेव ऑप्टिक्स का, वो पक्का, वो मुझे विश्वास है कि वो मार के आया होगा इसके आंसर को। आइए देख लेते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कर रहा है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट strikes a piece of transparent glass having cross section as shown in the figure below. Correct shape of the emergent waveform will be. ठीक है जी। तो क्वेश्चन में ये कह रखा है कि इस तरीके से एक आपका ग्लास है, ये दे रखा है, और पैरेलल लाइट इस तरीके से आ रही है ना। तो क्वेश्चन कह रहा है इधर से जो निकलेगा, इधर भी एयर है, इधर भी एयर है, ये हमारा ग्लास है, जो इधर से निकलेगा उसका वेव फ्रंट कैसा बनेगा। सिंपल है, देखिए ध्यान से, इसको 3 पार्ट में कर ले। एक ये पार्ट, एक ये पार्ट, ये कॉन्वेक्स सरफेसेस हो गया, ये कॉनकेव सरफेस हो गया, ये कॉन्वेक्स सरफेस हो गया, है ना। तो 2 कॉन्वेक्स सरफेस हो गए, एक कॉनकेव सरफेस हो गए। तो हमें पता है अगर कोई लेंस है तो यहाँ पे ये कॉन्वेक्स सरफेस होता है। तो अगर कोई रे ऑफ लाइट इस तरीके से पैरेलल आ रही होती है तो किस तरीके से जाती है, इधर निकल जाती है, और अगर इधर इस तरीके से निकल जाती है तो हमारा वेव फ्रंट कैसा बनता है, इस तरीके से। ऐसा लगता है ये पॉइंट इमेज बनाया, और अगर पॉइंट इमेज बनाया तो पॉइंट इमेज की वजह से या पॉइंट ऑब्जेक्ट की वजह से हमेशा वेव फ्रंट कैसा होता है, स्फेरिकल ही होता है। तो स्फेरिकल इस तरीके से, तो इसके कारण जो होगा, इसके कारण स्फेरिकल इस तरीके से होगा, और इसके कारण भी स्फेरिकल इस तरीके से होगा, और इस तरीके, इसके कारण देख लेते हैं। इसके कारण अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये हम मान लेते हैं ये हमारा इस तरीके का है, कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस, है ना। इस पर हम अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट गिराएंगे तो रे ऑफ लाइट ऐसे निकल जाएगा, यहाँ पे इमेज बनाते हुए। तो ध्यान से अगर आप देखें तो वेव फ्रंट जो इमर्जेंट हो रही है वो इस तरीके का है, और अगर इस तरीके का है तो यहाँ पे वेव फ्रंट कैसा हुआ, इस तरीके का हुआ, और लगभग इन तीनों को अगर लगभग मिलाएंगे तो इस तरीके का मिलेगा। समझ आ रही बात, ये होगा कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहां से दे रखा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। खाली इसका डायग्राम देखकर ऐसा लग रहा है थोड़ा टफ है, लेकिन है बहुत आसान, है ना। ये भी जनरली क्लास में कराया जाता है बच्चों को,
जनरली कराया ही जाता है, बुकों में होता है, हर जगह होता है ना। हल्का सा अगर आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ के गए होंगे तो आप पक्का है लगा के आए होंगे, है ना, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, अच्छा इसको पढ़ते हैं, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा ये क्या था यार सर क्वेश्चन, है ना। आइए देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है एन ओपन एंडेड यू ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया कंटेन्स वाटर डेंसिटी 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इसलिए द वाटर लेवल स्टैंड्स एट 0.29 मीटर एबव फ्रॉम द बॉटम इन ईच आर्म। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये आपका इस तरीके से यूट्यूब है, ठीक है जी, ये यूट्यूब, और यूट्यूब में इस तरीके से वाटर भर रखा है जिसका हाइट कितना बोल रहा है 0.29, जिसका हाइट कितना बोल रखा है 0.29 मीटर, ठीक है। अच्छा, डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखा है, अब ऑब्वियस सी बात है अगर 0.29 है दोनों में होगा, दोनों ट्यूब में 0.29 मीटर ही होगा, है ना। तो यहां भी 0.29 मीटर होगा और यहां भी 0.29 मीटर होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, डेंसिटी जो वाटर का होगा, वाटर की डेंसिटी जो होगी वो दे रखा है आपको कितना 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। फिर इसने क्वेश्चन में ये कहा कि केरोसिन ऑयल अ वाटर इमिसिबल लिक्विड, ठीक है, इमिसिबल लिक्विड होता है, केरोसिन जो होता है वो इमिसिबल होता है इन वाटर, है ना, of density 800 kilogram per meter cube is added to the left arm until its length is 0.1 meter as shown in figure. Find value of H1 upon H2. H1 upon H2 की वैल्यू बोल रखा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हम ऊपर से क्या डालते हैं, एक केरोसिन ऑयल डालते हैं, इसमें मैंने ऐसे बना दिया, जिसकी हाइट कितनी है 0.1 मीटर। तो इस लिम्ब में, इस ट्यूब में जो हाइट हो जाती है, इस ट्यूब में हाइट कितनी हो जाती है, इस ट्यूब में हाइट हो जाती है H1 और इस ट्यूब में हाइट हो जाती है H2, अलग अलग हो जाती है। ऑब्वियस सी बात है अलग अलग होना ही पड़ेगा। क्यों, सोच के देखो, अगर अलग ना होता तो क्या होता, क्योंकि पहले अगर ये नहीं था तो ये यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर इक्वल था, क्योंकि हाइट दोनों का सेम था, दोनों का डेंसिटी सेम था, P बराबर P0 प्लस H rho g, यहाँ भी P0 प्लस H rho g इक्विलिब्रियम में था। इधर भी नेट फोर्स, इधर भी नेट फोर्स बैलेंस हो रहे थे, प्रेशर बैलेंस होते थे, हर एक पॉइंट प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, पास्कल्स का। अच्छा जी, सोचो हमने केरोसिन डाला और ये लिक्विड नहीं सरका, अगर नहीं सरकता तो क्या होता, अगर नहीं सरकता तो क्या होता, इसका मैंने 0.1 मीटर का अगर लेंथ का अगर हमने लिक्विड डाला तो इसकी हाइट की वजह से फिर से यहाँ पे प्रेशर एक्स्ट्रा आ जाएगा, आएगा ना। इसकी डेंसिटी भी है अच्छी खासी डेंसिटी ऑफ केरोसिन बोल रखा है कितना 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो पहले प्रेशर सेम था, लेकिन केरोसिन डालने पर यहाँ का प्रेशर बढ़ जाएगा और यहाँ का प्रेशर बढ़ेगा तो लिक्विड ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, तो लिक्विड इस तरीके से मूव कर जाएगी नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ। मान लेते हैं लिक्विड मूव कर जाएगा और तब तक मूव करता रहेगा जब तक कि यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर सेम ना हो जाए। तो मान लेते हैं x डिस्टेंस लिक्विड मूव कर गया, तो x डिस्टेंस अगर लिक्विड मूव कर गया तो यहाँ पर x डिस्टेंस बढ़ा ही होगा, है ना। तो यहाँ का हाइट हमने क्या मान लिया, यहाँ का हाइट हमने मान लिया, यहाँ का हाइट हो गया 0.29 प्लस x, और ये जो वाटर का जो हाइट है ये कितना हो जाएगा 0.29 माइनस में x, और केरोसिन का हाइट 0.1 मीटर। ठीक है, अब बस कुछ नहीं करना है, प्रेशर इक्वेट कर दो, आंसर आ गया। प्रेशर इक्वेट कर देंगे आंसर आ जाएगा। मैं थोड़ा सा इसे मिटाना चाहता हूं, है ना जी। तो प्रेशर इक्वेट करने के लिए प्रेशर एट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर, मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर। इसका मतलब यहां का प्रेशर क्या लिखेंगे, यहां का प्रेशर लिखेंगे इसके कारण प्रेशर, इसके कारण प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो तो कट ही जाएगा, एक बार लिख देता हूं P0। इसके कारण प्रेशर कितना 0.1 मीटर, H रो मतलब कितना 800 इंटू में G प्लस इसके कारण प्रेशर लिखें, इसके कारण प्रेशर लिखेंगे, इसका हाइट कितना है 0.29 माइनस x, तो क्या लिखेंगे 0.29 माइनस x, h रो मतलब 10⁻³ इंटू में g, दिस इज इक्वल टू यहाँ का प्रेशर, यहाँ का प्रेशर कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 प्लस h की वैल्यू कितनी 0.29 प्लस x 10⁻³ इंटू में g। ध्यान से अगर तुम देखो ये और ये चला गया,
बहुत ध्यान से। और देखो ये जी भी चले जाएंगे। अच्छा जी भी चले जाएंगे तो बचेगा क्या, 0.1 बचेगा, 800 बचेगा, एंड दिस इज इक्वल टू 0.29 माइनस एक्स उधर कर दो, उस साइड माइनस हो जाएगा, और 10⁻³ कॉमन करके नीचे कर दो, तो 10⁻³ नीचे चला आएगा, और यहां पे कितना हो जाएगा, वहां पे कितना था 0.29 प्लस एक्स, उधर जाके कितना हो जाएगा माइनस में 0.29, यहाँ पे प्लस एक्स, ये और ये कट जाएगा, एक्स और एक्स कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो ध्यान से अगर आप देखें तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 0.1 इंटू में 400 अपॉन में 10⁻³ एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान से अगर आप देखें तो ये 40 हो गया, 40 अपॉन में 10⁻³ मतलब 4 अपॉन में 10⁻² मीटर, और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर मतलब 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर का मतलब क्या, 0.04 मीटर। अच्छा x एक बार आ गया तो ये h2 आ गया, और ये आपके पास क्या आ गया, पूरा का पूरा ये h1 आ गया, ये पूरा का पूरा h1 ये दे रखा है फिगर में h1 है ना। तो h1 अपॉन में h2 आराम से आपके पास आ जाएगा, h1 अपॉन में h2, h1 किधर बोल रखा है भाई, लेफ्ट साइड में बोल रखा है 0.1 मीटर। तो ध्यान से अगर आप देखें तो ये क्या हो जाएगा 0.1 मीटर प्लस में 0.29 माइनस एक्स, 0.29 माइनस में x की वैल्यू 0.04 अपॉन कितना हो जाएगा 0.29 प्लस एक्स, 0.29 प्लस एक्स मतलब 0.29 प्लस में x, और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आता हुआ दिखेगा कि h1 अपॉन h2 की वैल्यू कितनी है। ध्यान से अगर आप देखें तो h1 अपॉन h2 ध्यान से देखें तो 0.1 इससे जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 0.39 हो जाएगा, तो 0.39 प्लस 0.04 कितना हो जाएगा 0.39 माइनस में 0.04 अपॉन में कितना, यहां पर x की वैल्यू रख दो भाई 0.04, तो इसको जब जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 13 1 कैरी हो गया, तो कितना हो जाएगा पॉइंट में 3। अच्छा जी, और ऊपर जब जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, ऊपर जब जोड़ेंगे घटाएंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 9 में से 4 चला गया कितना हो जाएगा 5, और 3 बचेगा, तो पॉइंट में कितना हो गया, पॉइंट में आपका बचा 35, और यहाँ पे पॉइंट में कितना आ गया 33, पॉइंट गायब हो जाएगा, 35/33 आपका आंसर। मतलब h1 अपॉन में h2 इज इक्वल टू, यहाँ लिख देता हूँ, h1 अपॉन में h2 की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 35 अपॉन में 33, ये आंसर आपके पास आ गया। कौन सा ऑप्शन सही है भाई, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो अगले सेक्शन में मिलते हैं अगली बार। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।